Good morning. Today is 24th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो ये आर्टिकल है ये AIDMK का सिंबल को फ्रीज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। दो पीपल के पत्तों का इनका सिंबल था, लेकिन दो कैंप्स में इस सिंबल को लेकर विवाद था, तो अब इलेक्शन कमीशन ने इसको टेम्परेरी फ्रीज कर दिया। दो तीन लाइनें हम इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, चाइना के रिलेशंस काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ में, तो उसको लेकर ये आर्टिकल है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हम निकालेंगे। बीच का जो आर्टिकल है ये राजनीति से प्रेरित है। मोदी इफेक्ट को डिस्कस किया गया है MK नारायणन द्वारा। आमतौर पर सिक्योरिटी पे आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन आज इन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल लिखा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का आर्टिकल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स को लेकर आर्टिकल है कि हमारी जो एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी CISR, इसमें कैसे पब्लिक फंड्स का मिसयूज होता है पेटेंट्स फाइलिंग को लेके, जिसका यूज नहीं होता। तो इस आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स हम निकालेंगे, फिर चलेंगे मेन आर्टिकल की तरफ में। यहाँ पे मतलब वैसे मेन इसको कहते हैं, लेकिन ये भी फ्राइडे को मेन ही रहता है, क्योंकि इसमें एक तरह से राइट, लेफ्ट और बैलेंस तीनों व्यूज डिस्कस किए जाते हैं। और आज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस किया गया है, क्या हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या फिर जो अभी चल रहा है जो सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ठीक ठाक चल रहा है और चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हैं आर्टिकल में से। नीचे का जो आर्टिकल है वो धार्मिक मामलों से रिलेटेड है, अयोध्या मामले से रिलेटेड है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल नील है, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो आर्टिकल है वो नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर है। दो तीन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहीं बता देता हूँ इस आर्टिकल से लेके। नवजोत सिंह सिद्धू जो है अब पंजाब में कल्चरल मिनिस्टर के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया वहाँ पे, यानी अभी पंजाब के कल्चर मिनिस्टर हैं सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, तो आप जानते ही होंगे सब। अब नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा के शो में भी आते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि देखिए मैं दिन में काम करूंगा और रात को मुंबई में, चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट पकड़ के वहां पे रात को शो रिकॉर्ड करूंगा। तो इस तरह की बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। लेकिन अब इस बात पे वहां के जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उनसे कंसल्टेशन की है अमरिंदर सिंह, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूछा है एडवोकेट जनरल से क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दो तरह के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो सकते हैं। देखिए, एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स आमतौर पे कहते हैं कि पॉलिटिक्स जॉब ऐसी नहीं है 9 से 6 वाली, पॉलिटिक्स ऐसी जॉब है 24/7/365। मतलब पॉलिटिक्स में तो कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है लोगों को आपकी। तो आप ऐसा नहीं हो कि आप मिनिस्टर हो और आप अपने स्टेट में ही ना हो, शाम को कहीं हो, आप दूसरे स्टेट में घूम रहे हो और एकदम से कुछ हो जाए आपके स्टेट में और आपको आने में भी टाइम लग रहा है। तो पॉलिटिक्स तो एक प्रकार से पूरे दिन का खेल है, पूरे हफ्ते का खेल है, पूरे साल का खेल है। तो एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। दूसरा ये हो गया, ये तो कल्चरल मिनिस्टर ही है ना, तो ये मतलब एक तरह से इस प्रकार के कॉमेडी शो करते हैं, तो इनका जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी हो गया। कल को ये कोई ऐसा जो शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पंजाब के अंदर में जिससे इनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई इनके इंटरेस्ट जुड़े हों। मतलब और कोई मिनिस्टर होता तो फिर भी चलता, लेकिन ये कल्चर मिनिस्टर ही नहीं बनाया गया है, तो एक प्रकार से ये काम भी ऐसा ही करते हैं और है भी कल्चर मिनिस्टर, तो एक प्रकार से ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक और जो दूसरी बात यहाँ पे उठती है, ये उठती है कि मान लीजिए, देखो सारे लोग कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में सेवा करने आते हैं लोगों की। वी आर हेयर इन पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल, एवरी काइंड ऑफ पीपल लाइक से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अब बात यूं है कि अब सिद्धू तो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं 9 से 6 जो भी मेरा काम हुआ मैं कंप्लीट करके जाऊंगा, और यानी 6 बजे के बाद में मैं जो काम करता हूं वो किसी को इस पे एतराज होना नहीं चाहिए जब तक कि मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं। यानी मेरा भी एक काम है, मैं जॉब है, अगर जॉब नहीं करूंगा, अपने पैसा नहीं कमाऊंगा, तो मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा। इस तरह की बात करते हैं सिद्धू। तो आर्टिकल लिखता है कि देखिए वो टाइम अभी आ गया है कि आमतौर पे जो लोग झूठ मूठ बोल के राजनीति में आते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, वो पर्सनली अपनी वेल्थ कलेक्ट करते हैं, यानी धन जमा करते हैं करप्शन करके, और नाम लेते हैं कि हम लोगों को जमा करने आए हैं। जबकि सिद्धू तो बिल्कुल साफ साफ सच बोल रहे हैं कि मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी जॉब भी करूंगा और लोगों को जो सर्व करना है वो भी करूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपने UPSC इंटरव्यू पैनल का पूछते हैं वो, मतलब अपना UPSC में इंटरव्यू होता है ना, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। अब आपको यूं लगता होगा कि ऐसे आंसर देंगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे कि सर्व द पीपल, वेलफेयर द पीपल, अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन नहीं, ऐसे आंसर्स उनको पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये फैब्रिकेटेड आंसर्स होते हैं। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है, लोगों को तो सभी सर्व करना चाहते हैं, मैं मानता हूं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो जितने भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनमें ये भावना जरूर होती है कि लोगों को सर्व करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कड़वी सच्चाई है कि आमतौर पे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कि IAS की जॉब में सोशल प्रेस्टीज होती है, ये सब चीज़ें होती है, डाइवर्सिटीज़ होती हैं, इसलिए भी ये भी एक मेजर अट्रैक्शन है। तो इस चीज़ का आंसर ऐसे देना चाहिए हमेशा कि सर इसमें कैरियर ग्रोथ भी है
और डाइवर्सिटीज़ भी हैं, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं इंटरव्यू के इस क्वेश्चन में कि प्राइड ऑफ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, प्राइड ऑफ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इससे तो वो भी खुश हो जाते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने गवर्नमेंट के लिए काम किया होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो उनको लगता है कि हाँ भाई हमने गवर्नमेंट के लिए काम किया है और ये बच्चा भी करना चाहता है, तो ये हमारी तरह बनना चाहता है। समझ गए? चलिए, तो इंटरव्यू बाद में आएगा। अब देखिए, पहला जो आर्टिकल है ये है सिंबल को फ्रीज होने से लेकर। एआईडीएम के पार्टी में जयललिता जी की मौत हो गई थी, उसके बाद में 2 सेक्शंस में एआईडीएम के तमिलनाडु की जो है पार्टी डिवाइड हो गई थी। एक कैंप है पनीर सेल्वम का, राजनीति से रिलेटेड डिटेल है, जरूरी नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा समझने के लिए जरूरी है। एक सेक्शन है पनीर सेल्वम का, पनीर सेल्वम, और दूसरा सेक्शन है शशिकला का जो अभी जेल में है, लेकिन उनका सेक्शन अभी सत्ता में है तमिलनाडु में, क्योंकि उनके पास में सपोर्ट थी एमएलएज की, और एमपी भी काफ़ी संख्या में उनके पास में है। तो दोनों ने इस जो पहले एआईडीएम के जब जयललिता जीवित थी उस सिंबल पे, यानी 2 पीपल के पत्तों का सिंबल था, उस पर अपना अपना हक जमाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए अभी ना एक इलेक्शन होने जा रहा है। जयललिता की मौत के बाद में जो सीट खाली हो गई थी वहाँ पे आरके नगर कोई तमिलनाडु में, तो वहाँ पे अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उपचुनाव। तो उपचुनाव को लेकर दोनों कैंप्स ने कहा कि हमें ये सिंबल चाहिए, दो पीपल के पत्तों वाला। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें एक बार डिटेल्स वेरीफाई करनी है कि किसके पास में ज़्यादा नंबर्स हैं। जिसके पास में ज़्यादा नंबर्स हैं उसको मिलेगा, लेकिन एक बार हमें डिटेल्स वेरीफाई करनी है। तो एक बार जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए आप दोनों में से किसी को नहीं मिला, यानी टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए इन्होंने ये सिंबल फ्रीज कर दिया। तो ये पहले भी मामला सुर्खियों में आया था जब समाजवादी पार्टी में आपस में क्राइसिस चल रहे थे तब, लेकिन वो साइकिल का सिंबल था वो अखिलेश यादव को मिल गया था तब। तो बस ये इतना याद रखिएगा कि जब 2 धड़ों में पार्टी डिवाइड हो जाती है तो सिंबल उसको मिलता है जिसके बाद में ज़्यादा एमपीज, एमएलएज या फिर जो जितने भी पार्टी के पदाधिकारी होते हैं उसको ये मिलता है सिंबल। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल ऐसा है कि जो आर्क ऑफ वेस्ट एशिया में सारे कंट्रीज आते हैं। मेनली जो 3 पिलर्स हैं, जो वेस्ट एशिया में मेनली 3 पिलर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है माने जाते हैं, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। एक है इजराइल एक तरफ, फिर आते हैं सऊदी अरेबिया और फिर ईरान। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन 3 पोल्स हैं ये वेस्ट एशिया के। अब चाइना, इन तीनों के साथ में चाइना के जो रिलेशंस हैं एकदम से उभरने स्टार्ट हो गए हैं, कोऑपरेशन इन तीनों देशों के साथ में बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये साफ साफ संकेत करता है कि चाइना तैयार है लीडरशिप रोल लेने के लिए वेस्ट एशिया के अंदर में। मतलब संकेत है, ऐसा नहीं कि आने वाले 1-2 साल में ये रोल स्थापित हो जाएगा चाइना का। जिस प्रकार से यूएस का काफ़ी डोमिनेंस रहा कितने सालों तक, सऊदी अरेबिया इनका साथी रहा, ईरान के साथ में इन्होंने लड़ाई जानबूझ के कर रखी थी। 2 इन्होंने साथी बना रखे थे यूएस ने, इजराइल और सऊदी अरेबिया को यूएस ने साथी बना रखा था, और ईरान के साथ में लड़ाई कर रखी थी। अब लेकिन ईरान भी एक प्रकार से दोस्ती नहीं कह सकते, लेकिन ईरान के साथ में थोड़ी बहुत शांति स्थापित करने की कोशिश करी यूएस ने जब ईरान के साथ में डील साइन करी न्यूक्लियर वाली। अब बीजिंग के रिलेशंस हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं। सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं वो पिछले हफ्ते आए चाइना की विजिट पे, $65 बिलियन की उन्होंने वहाँ पे कोऑपरेशन का वादा किया, और एनर्जी, फिनेंस, एरोस्पेस, कई रीजन्स में वो सऊदी अरेबिया चाइना के साथ में कोऑपरेट कर रहा है। फिर इजराइल, यानी प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग हैं चाइना के, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू उनसे भी मिले बीजिंग के अंदर में। उन्होंने बात करी कि टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। और वैसे देखिए इजराइल का जो चाइना का जो स्टैंड है इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पे वो इंडिया जैसा ही है। चाइना भी अब इजराइल के साथ खुलकर कोऑपरेट करने लगा है, लेकिन अभी भी वो 2 स्टेट को सॉल्यूशंस को समर्थन करता है। वो कहता है कि पैलेस्टीनियन को भी अपना हक मिलना चाहिए, उनके लिए भी एक अलग से देश होना चाहिए। चाइना का स्टैंड भी हमारी तरह ही है वहाँ पे इस इशू पर। और उन्होंने इवन उससे भी आगे जाके सऊदी अरेबिया और इजराइल को भी कहा कि आप दोनों का कोऑपरेशन आपस में होना बहुत जरूरी है, अगर आप इस रीजन में शांति लाना चाहते हो तो एक कदम आगे चले गए वो। तो मतलब सऊदी अरेबिया और इजराइल में तो कभी दोस्ती रही नहीं, आपस में हमेशा लड़ाई रही है, वो तो इन दोनों को भी दोस्ती करने की बात कर रहे हैं। चाइना की स्ट्रेटेजी आखिरकार है क्या इस पूरे रीजन में? देखिए चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि पूरे पहले अभी तक तो चाइना क्या था, बिजनेस इंटरेस्ट रखता था सिर्फ, यानी एक काइंड ऑफ एग्जांपल के तौर पे एक सेठ की तरह, जो देसी भाषा में जिसको सेठ कहते हैं, लाला लोग नहीं होते दुकानदार वाले, वैसा चाइना की स्ट्रेटजी रहती थी कि बिजनेस रखेंगे हम सिर्फ, हमें आपके पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यूएस है, यूएस तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से खेलता है। यूएस तो मतलब किसी के साथ दोस्ती कर ली, किसी के साथ लड़ाई कर ली, और ज़्यादा अंदर पहले अभी तक घुस के खेलता था अंदर में। लेकिन अब चाइना क्या कह रहा है, चाइना तो सिर्फ अभी तक तो ये उनकी स्ट्रेटजी ये रहती थी
कि बस बिजनेस करना है हमें, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें तेल खरीदना है आप तेल दो और आपको हमसे जो खरीदना है आप खरीदो बेचो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है आपके देश में क्या चल रहा है, जो आपके देश में इंटरनल मुद्दों को लेकर कोई लड़ाई चल रही है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब चाइना अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, अब चाइना अपनी स्ट्रेटजी कुल मिला के ऐसे करने की कोशिश करेगा जैसे यूएस का आधिपत्य था इस पूरे रीजन में, अब चाइना भी अपनी स्ट्रेटजी ऐसे ही करने की कोशिश करेगा। ईरान के साथ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए यूएस की ईरान के साथ में काफी लड़ाई थी, वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी सैंक्शंस लगा रखे थे ईरान के मुद्दे पर, लेकिन चाइना ने कभी लड़ाई नहीं करी, चाइना फिर भी बिजनेस करता रहा ईरान के साथ में, ईरान से तेल खरीदता रहा, चाइना दबा नहीं यूएस के दबाव में, बाकी देश दब गए थे। इवन आप इंडिया का भी एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया ने भी अब अपना ईरान से जो इंपोर्ट है वो काफी कम कर दिया था जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पे, लेकिन चाइना ने नहीं, चाइना बिजनेस करता रहा। अब उसको फल मिलेगा चाइना को इस बात का, क्योंकि अब देखिए ये सारे कंट्रीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है वो यहां से होकर गुजरता है, तो इस पूरे रीजन में चाइना की दोस्ती होना काफी आवश्यक है, इन यहाँ के देशों का कोऑपरेशन होना चाइना के लिए काफी आवश्यक है। इसीलिए चाइना ने एकदम से अपनी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ा दी हैं इन देशों के साथ में। इवन सीरिया के मुद्दे पे भी चाइना ने सीरिया का समर्थन किया, जो अल असद है वहां पे, यूएस हटाना चाहता था असद को, लेकिन चाइना, रशिया, ईरान तीनों ने मिलकर सीरिया का समर्थन किया, अल असद का समर्थन किया। काइंड ऑफ एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि राइवल सेक्शंस के बीच में पीस लाने को लेकर भी चाइना ने अभी पिछले दिनों कुछ प्रपोजल्स दिए थे। और चाइना अभी बस सेम बात वही वे फॉरवर्ड में निकल के आती है कि जो पहले उसकी रिलेक्टेंस थी, यानी आनाकानी थी कि हमें देखिए पॉलिटिक्स के मुद्दों पर एक प्रकार से हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट सर्व करने हैं, चाइना अब अपने इस जो लिमिटेशन है उससे बाहर निकल रहा है और ग्रेटर रोल निभाने के लिए चाइना तैयार है। लेकिन चाइना को देखिए सावधानी बरतनी होगी, जैसे यूएस का अलग सीन था, चाइना का अलग सीन है। अब तीनों के साथ दोस्ती करके आप इस रीजन में ज्यादा कोऑपरेशन नहीं कर सकते। अब चाइना अगर इजराइल के पक्ष में भी बोलेगा, ईरान के पक्ष में भी बोलेगा, सऊदी अरेबिया के पक्ष में भी बोलेगा, तो उनको एक लेवल के बाद में समझ आ जाएगा कि चाइना तो बस मीठी गोली दे रहा है, कुछ नहीं करेगा चाइना। तो यूएस का ग्रेटर रोल जिस प्रकार से है, चाइना को अगर उस प्रकार का रोल निभाना है तो बैलेंस इस्टेब्लिश करने के साथ साथ में उसे और ज्यादा कोऑपरेशन यानी बिजनेस से बाहर निकल के और भी अलग तरह के स्ट्रेटजी अपनानी होगी, एक बैलेंसिंग एक्ट इस्टेब्लिश करना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल था। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अब जो ये है पहले मेन आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। क्या हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम ला सकते हैं या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अभी चल रहा है वही सही है? आपको थोड़ा सा बस एक एग्जांपल के तहत बता दूं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यूएस का जो मॉडल है वो एक प्रकार से एपिटोम कहा जाता है, मतलब एक तरह से एग्जांपल कहा जाता है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए तो यूएस की तरह होना चाहिए। वैसे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कई देशों में है, क्यूबा में भी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इवन चाइना में भी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो लेकिन चाइना में क्या है, वन पार्टी रूल है, कहाँ डेमोक्रेसी है। इवन क्यूबा में भी कितने सालों से कास्त्रो परिवार है, पहले फिदल कास्त्रो थे, अब राउल कास्त्रो, उन्हीं का आधिपत्य है क्यूबा के अंदर में, तो उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है, काइंड ऑफ यूएस का है वो आइडियल माना जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में है, मोदी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप हमारा ही एग्जांपल ले लीजिए, 545 सीट्स हैं, चुन के आएंगे, यानी जो एमपी चुन के आएंगे जैसे 545 हैं, उसी में से कुछ लोग जो लेजिस्लेचर चुन के आए हैं उसी में से कुछ लोग सत्ता में स्थापित होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे बीजेपी की सीट्स आई 282 और वो अलायंस छोड़ दीजिए जो इनके चंद्रबाबू नायडू वगैरह हैं, 282 सीटें इनकी आई, यानी ये लोग कानून बनाएंगे ना पार्लियामेंट के अंदर में, और जो बचे हुए हैं 545 में से 282 तो बीजेपी के हो गए, बचे हुए अपोजिशन पार्टीज के हो गए, यानी 545 मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई उसी में से एग्जीक्यूटिव निकलेगा, यानी 282 वाली बीजेपी ने ही एग्जीक्यूटिव बनाए, इन्होंने ही सरकार बनाई। जैसे अभी मिनिस्टर्स हैं जितने 60-70 जितने भी मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, अभी सरकार चला रहे हैं, यानी कानून भी वही एमपी बना रहे हैं और उनमें से कुछ एमपी निकल के सरकार भी चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर भी है उनके पास में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास में होती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वहां की कांग्रेस, यानी जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, अमेरिका में कांग्रेस है, तो वहां पे वो कांग्रेस या फिर पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते। यानी जो अभी ट्रंप हैं ये अपने वहां के कांग्रेस के सदस्य नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन हमारे देश में उल्टा है, हमारे देश में मोदी एग्जीक्यूटिव भी हैं और पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, कानून भी बनाते हैं, लेकिन ट्रंप सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं, कानून नहीं बनाते हैं। वहां पे लेजिस्लेचर अलग है, सीनेट अलग है और ये एग्जीक्यूटिव हैं वो अलग है, तो कई बार टकराव हो जाता है। तो यही चीजें हमें डिस्कस करनी है कि कौन सा क्या हमें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए।
देखिए अगेंस्ट में सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी नहीं लाना चाहिए। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट्री का सिस्टम है। यह बात की गई है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं राजू रामचंद्रन द्वारा। राजू रामचंद्र एक माने हुए वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, काफ़ी नॉलेज उनको है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ही है ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? देखिए ये बात है 1973 की। 1973 में एक तरह से विवाद चल रहा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है कि नहीं चेंज कर सकती है। तो केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में। उन्होंने चालाकी खेली, जजेज ने एक इनोवेटिव मॉडल निकाला। उन्होंने क्या चालाकी खेली? उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है आप फंडामेंटल राइट्स को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर रखे हैं, जैसे फेडरलिज्म के खिलाफ, फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसी के हिसाब से अब ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसे कभी मानेगी ही नहीं। आप लाने की कोशिश करोगे तब भी ये ला नहीं पाओगे इसको, तो बात करना ही बेकार है इस चीज़ पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा इनके हिसाब से कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, यानी बी आर अम्बेडकर साहब के टाइम में ये आया था और काफ़ी सोच समझ के उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा था, और यह बिल्कुल सही है। 60-70 साल हो गए, अच्छे से चल रहा है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और ये चीज़ कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ना पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। अब जैसे ट्रम्प के पास में सारी पावर है, ट्रम्प के पास में सारी पावर्स हैं, वो चाहे मर्जी किसको अपने एकदम से अपने किसी मिनिस्टर को हटा दें, अपने पसंद का बंदा ले आएँ, और यह भी कोई रूल नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो जैसे अपने में तो यूँ है, कोई भी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी तब बन सकता है, या फिर दूसरा मिनिस्टर भी वो कम से कम एक एमपी होना चाहिए, पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए। लेकिन यूएस के खास करके, मतलब बात हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कर रहे हैं, लेकिन फिर से आपको कहता हूँ मैं, यूएस का आइडियल माना जाता है, इसलिए बार बार हम यूएस से ही कंपेयर कर लेते हैं इसका, ताकि सिस्टम आपको चीज पॉइंट्स जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब मान लीजिए यूएस में तो अब ट्रम्प है, जैसे ट्रम्प तो अब वो बाहर से भी ला सकते हैं, अपना कोई मिनिस्टर है, यह भी कोई जरूरी नहीं कि वो चुना हुआ होना चाहिए वहाँ की कांग्रेस यानी पार्लियामेंट के वहाँ से। तो अब दूसरी बात यह है कि कई बार देखिए लड़ाई हो जाती है गवर्नेंस में। लड़ाई कैसे हो जाती है कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं वो ट्रम्प अलग हैं और वहाँ की कांग्रेस अलग है, तो अलग अलग है। कई बार वहाँ के एग्जीक्यूटिव और कई बार वहाँ के लेजिस्लेचर्स में लड़ाई हो जाती है, यानी ट्रम्प ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसे कांग्रेस ने पास नहीं किया। लेकिन हमारे देश में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर से वो पॉइंट याद कीजिए, क्योंकि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव होते हैं वही तो कानून बनाते हैं ना, वो सदस्य भी हैं। यानी बीजेपी की पार्टी पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी में है और वही सरकार में भी है, तो काइंड ऑफ कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती आपस में एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच में। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में भी तो मेजोरिटी है ना बीजेपी की, जो पार्टी एग्जीक्यूटिव है उसी की मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर में, तो लड़ाई होगी नहीं कभी। लेकिन यूएस में ऐसा कभी नहीं होता, यूएस में लड़ाई हो जाती है आपस में। और दूसरा बात यह आती है कि देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए अच्छा नहीं है, पार्लियामेंट्री में तो यूँ होता है कि डाइवर्स सेक्शंस के इंटरेस्ट आ जाते हैं। मान लीजिए 545 हमारे सदस्य हैं पार्लियामेंट के, तो कई इलाकों से, सभी स्टेट्स में से चुन के आए हैं, सभी जातियों के, सभी रीजन्स के हैं, तो काइंड ऑफ डाइवर्सिटी है, तो उसी में से मंत्री बनते हैं सारे। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में तो मान लीजिए ट्रम्प अगर सत्ता में आ गए तो सारे हो सकते हैं वो वाइट्स, अब जैसे सारे वाइट्स हैं वहाँ पे ट्रम्प की जो कैबिनेट है उसमें। और इसलिए बात यूँ कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो डिफरेंट सेक्शंस को नहीं रिप्रेजेंट कर पाता कई बारी। और अब बात आती है, एक बात ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो अच्छी बात है ना। अब जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प मान लीजिए ऐसे बंदों को अपनी कैबिनेट में रख सकता है जो कि एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने कोई डिफेंस मिलिट्री पर्सनल का आदमी रख दिया, तो बल्कि इसका फायदा है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये लूप होल है कि आप ऐसे बंदे को मिनिस्टर नहीं बना सकते जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है। तो भाई कौन सी बड़ी बात हो गई ना, 6 महीनों के अंदर में चुना ही तो जाना है। मनमोहन सिंह जी ये बने थे मिनिस्टर, सीडी देशमुख मिनिस्टर बने थे। जब ये मिनिस्टर बने थे तो थोड़े ना ये सदस्य थे। आप भी ऐसा कर सकते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन्होंने सुरेश प्रभु हैं या फिर दूसरे कई मिनिस्टर ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं ही नहीं, लेकिन ये एक्सपर्ट हैं अपने अपने मामलों में। तो मोदी ने क्या किया, इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया और इनकी सेवाएं ली जा रही हैं अभी, यानी इनके वो अभी मिनिस्टर बना के इनके जो काम, इनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठा जा रहा है, मिनिस्टर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं हो सकता। अब बात आती है फेवर के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए फेवर में ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं शशि थरूर के द्वारा में। शशि थरूर को तो आप जानते ही होंगे, सब जानते हैं उनको।
तो ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इनके द्वारा में। सबसे पहले ये कहते हैं कि ये देखिए पार्लियामेंट का सिस्टम है ब्रिटिश द्वारा डिवाइस किया गया था और हम उस पर ही काम कर रहे हैं, तो अब ये चला जा रहा है लेकिन हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसको हम चेंज करेंगे तो ज़्यादा हमें फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि एमपी चुने जाते हैं, एमपी ज़्यादातर जो चुने जाते हैं वो सत्ता के लिए चुने जाते हैं, उनका मेन मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह से पावर कैप्चर की जाए, लेकिन उनको कानून बनाने में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए ये तो सबसे बड़ा लूप होल है। तो इसीलिए बात यह कि एग्जीक्यूटिव अलग होने चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होने चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेचर के बीच में नहीं चुना जाना चाहिए। दूसरी बात यह आती है कि ये सिर्फ पावर्स के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कहने के लिए कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं। आप सोच के देखिए अभी क्या जो है ये हमारी पार्लियामेंट है, वो हमारे जैसे अभी गवर्नमेंट चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की अभी गवर्नमेंट है, क्या उनको किसी बात के प्रति अकाउंटेबल रख पाती है? किताबों में तो रख पाती है, लक्ष्मीकांत में आप पढ़ोगे तो हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं रख पाती। अब दूसरी बात है बाइसिंग भी होती है, सेम पार्टी गवर्नमेंट में है और सेम पार्टी की मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर में है, तो बायस हो जाएंगे, यानी एग्जीक्यूटिव जो चाहेंगे उसी तरह का कानून पास हो जाएगा। काइंड ऑफ एक तरह से बाइसिंग है, जबकि होना ये चाहिए कि कानून अलग लोग बनाएं और एग्जीक्यूटिव अलग लोग करें, ताकि यही तो होएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, यही डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब सेपरेशन ऑफ पावर्स अच्छी तरह से नहीं है, यानी अगर मोदी जो चाहेंगे वही कानून बनेगा। वो बात अलग है कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है अभी, तो काइंड ऑफ मोदी की बात नहीं है, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो मान लीजिए, यानी जो भी पार्टी होगी उसी की बात, यानी जो वो चाहेंगे वही लेजिस्लेचर से कानून पास होगा, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स अच्छे से आ नहीं पाता। दूसरी अब बात आती है कि ये कहते हैं कि सभी लेवल्स पे अगर सेम, मतलब सभी लेवल्स पे अगर सेंट्रलाइज्ड पावर होगी एक, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, 3 टायर्स पे भी इवन डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स भी होंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश के लिए। कोalition गवर्नमेंट होती है, तो कोalition गवर्नमेंट में क्या होती है, कोalition को संभालने में ही सारा टाइम बीत जाता है, पॉलिसी पे ध्यान जाता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा लूप होल है इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो अगर ये डायरेक्टली चुने जाएंगे बंदे, या फिर प्रेसिडेंट या फिर मेयर्स या फिर स्टेट के अंदर में भी, तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी। और दूसरी उसके बाद में आती है कि एक बात ये आती है कि देखिए कैबिनेट है वो बाहर से आएगी, तो कैबिनेट तो देखिए बाहर से वहाँ से भी आ सकती है, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस कर लिया था ये। और एक ये बात आती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होते हैं उसमें सेंट्रलाइज हो जाती है पावर, तो ऑटोक्रेटिक बनने का खतरा होता है। तो ये देखिए ये कहते हैं कि ये सिस्टम तो देखिए इमरजेंसी के दौरान, पार्लियामेंट्री सिस्टम के दौरान भी हुआ था, ये तो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दौरान में कोई ऑटोक्रेट बन जाएगा, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के दौरान में भी बन सकता है जिसको बनना है। तो काइंड ऑफ बैलेंस कहाँ है? बैलेंस में सबसे पहले ये बात कहते हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं उपेंद्र बख्शी के द्वारा में। उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि देखिए कई सारे मॉडल्स हैं, यूएसए का मॉडल भी है, क्यूबा का मॉडल्स भी हैं, और भी कई सारे मॉडल्स हैं। अगर आप यूएसए की बात करते हो तो देखिए यूएस का जो फेडरल कंट्री है, वो फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ तो स्टेट्स के अंदर में भी अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते यूएस के जो लोग हैं। और इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते हो तो री इलेक्शन कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएंगे, जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये मुमकिन नहीं है हमारे देश में। इवन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कई बार लेजिस्लेचर पे भी, यानी कांग्रेस पे भी वीटो कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पावर्स सेंट्रलाइज हो जाती है इनके। और एक जो बात ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इम्पीचमेंट कर दो अगर कोई प्रेसिडेंशियल अपने दायरे से बाहर जाते हैं, तो ये कहते हैं देखिए इम्पीचमेंट इतनी आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इम्पीचमेंट करना। जो इलेक्शंस रिफॉर्म लाने अभी जिन पे बात चल रही है उनको ले आओ, वही सही है। जैसे कि एक्सपेंडिचर को लिमिट करना, साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हेल्ड करना, टोटलाइजर करना। टोटलाइजर आपको पता है क्या होता है कि जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट की जो काउंटिंग होती है वो पर्टिकुलर बूथ वाइज ना हो के एक प्रॉपर एरिया वाइज हो, ताकि पता ना लग पाए कि किसने किस बूथ पे किसको कितने वोट मिले, ताकि जो पार्टी बाद में सत्ता में आ जाए वो किसी प्रकार का उस बूथ के प्रति में एक प्रकार से प्रतिशोधी यानी रिवेंज रहने वाला रवैया ना रखे। तो ये कहते हैं कि अभी 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, जो सिस्टम अभी चला जा रहा है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें किसी तरह के फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने काइंड ऑफ वही व्यू लिया जो पहले वाले बंदे ने, राजू रामचंद्रन ने लिया। तो काफ़ी अच्छा, ये जो स्लाइड है वो संभाल के रखना, सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं इस स्लाइड में। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। CSIR, ये CSIR होती क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनकी जो एक शाखा है CSIR टेक, इनको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास में पैसों की कमी थी, फंड्स नहीं थे। और ये काम क्या करती है? रिसर्च वगैरह करती है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले क्या करती है ये। CSIR जो है 1942 में आई थी, ऑटोनोमस बॉडी है, लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया के अंदर में। 37 लेबोरेटरीज हैं इसकी और 39 फील्ड स्टेशंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात आती है वो ये है कि सबसे पहले ये ऑटोनमस है और प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, जो उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला पॉइंट ऑटोनमस बॉडी है, दूसरा पॉइंट प्रधानमंत्री चेयरमैन है इसके, तीसरा पॉइंट एक सोसाइटी है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर में रजिस्टर्ड है। 3 पॉइंट याद रख लेना CSIR के, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है, इस पे तो साफ साफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब इनकी एक शाखा को बंद कर दिया गया और 50 करोड़ का एक प्रकार से खर्च किए, जो CSIR टेक जो एक शाखा है जिन पे दारोमदार था पेटेंट्स लेने का ताकि उसको कॉमर्शलाइज किया जा सके, तो इस शाखा ने 13,000 पेटेंट्स फाइल किए, 4500 इंडिया के अंदर में, 8800 एब्रोड में यानी विदेश में, जो कि एक एक्सपेंसिव मिस्टेक थी। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपको पेटेंट्स हैं वो यानी पैसे नहीं देंगे। अब देखिए बात यहाँ आती है, शुरू में तो हमें यूँ लगता है कि सरकार ने गलत किया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सही किया, उसका पता हमें इस आर्टिकल में लगता है। क्योंकि ये जो CSIR टेक के जो साइंटिस्ट थे वो अपने पर्सनल रिज्यूमे को इन्हेंस करने के लिए पेटेंट्स फाइल कर रहे थे अंधाधुंध, यानी खर्चा हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पेटेंट्स में उनके दम नहीं था। इसीलिए सरकार ने सोच समझ के इस CSIR टेक को बंद किया, क्योंकि 50 करोड़ का खर्चा हो गया, लेकिन वो सारे जो पेटेंट्स थे वो कुछ काम के नहीं निकले, जो आधे तो पास ही नहीं हुए, खामखा का खर्चा हो गया। और देखिए अच्छी चीज़ों पे खर्चा करना कोई भी गलत नहीं है अगर फ़ायदा होता है, लेकिन पर्सनल रिज्यूमे के लिए पेटेंट्स फाइल करना, बाद में गवर्नमेंट के पैसे लग जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि ज़्यादातर जो पेटेंट्स फाइल किए गए थे वो बायोडेटा पेटेंट्स फाइल किए गए थे, और उनका मकसद था साइंटिस्ट जिन्होंने फाइल किया उनके रिज्यूमे को इन्हेंस करना। काफ़ी पब्लिक एक्सपेंडिचर का दुरुपयोग हुआ इस CSIR टेक की शाखा में। और फिर ये बात करते हैं कि देखिए प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो कॉमर्शलाइज करते हैं पेटेंट्स को। कॉमर्शलाइज करने का मतलब पता ही होगा कि पेटेंट एक बार मिल जाए तो 20 साल तक उनको रॉयल्टी रहती है, यानी वो उसका रेवेन्यू खा सकते हैं, कोई और उस चीज़ को नहीं बना सकता। तो यही इंडिया में भी होता है। इंडिया में अगर पब्लिक फंडिंग में कोई साइंटिस्ट मान लीजिए कोई पेटेंट ले लेता है तो 30 से 70% सरकार उसके साइंटिस्ट के साथ में रेवेन्यू भी शेयर करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयज़ जो मेहनत करते हैं इस पे लाने पे यानी पेटेंट लेने में, उनको रेवेन्यू नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी रेवेन्यू देती है साइंटिस्ट जिनको पेटेंट मिल जाता है। तो इसका एक दुरुपयोग इस वजह से होता है क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट को पता है कि अगर बाय चांस पेटेंट हमारा पास हो गया तो हमें इतना सारा रेवेन्यू मिलेगा, इसीलिए वो अंधाधुंध पेटेंट फाइल करते हैं। उनको पता है कि नहीं होगा, फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं जानबूझ के। तो एक मोरल हजार्ड है क्योंकि पैसे उनके नहीं लग रहे ना। बात ये है, साइंटिस्ट को यूँ लगता है सिर्फ हम कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। वैसे देखिए साइंटिस्ट तो हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इस प्रकार की जो भावनाएं रखते हैं उनके बारे में जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो अंधाधुंध पेटेंट फाइल करते हैं इस बात के लिए, उनको यूँ लगता है कि अगर बाई चांस एक आधा भी मिल गया तो हमें 30 से 70% रेवेन्यू मिलेगा। तो मोरल हजार्ड इस चीज़ को कहते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, नाम दिया है मोरल हजार्ड। कि साइंटिस्ट को पता है जो लोग अंधाधुंध पेटेंट फाइल करते हैं कि पैसा तो हमारा लग नहीं रहा है, अभी पैसा तो सरकार का लग रहा है, लेकिन पेटेंट बाय चांस एक भी मिल गया तो उसमें हमें रेवेन्यू में शेयरिंग मिलेगी, तो वो अंधाधुंध पेटेंट फाइल करते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी है मान लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस वाले मान लीजिए किसी कार का इंश्योरेंस करते हैं, तो कार का इंश्योरेंस करते हैं तो जिसकी कार है ना, एक बार उसका इंश्योरेंस हो जाए तो वो एक प्रकार से बेफिक्र हो जाता है। वो सोचता है कि इंश्योरेंस तो हुआ पड़ा है, अगर बाई चांस चोरी भी हो गई, किसी तरह का नुकसान भी पहुंच गया, वो ठीक से नहीं चलाता, रफ चलाता है गाड़ी, क्योंकि उनको लगता है कोई स्क्रैच वगैरह आ गया, कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। तो ये भी मोरल हजार्ड है। मोरल हजार्ड का मतलब ये है कि जिस बंदे की ये चीज़ है वो जानबूझ के संभाल के नहीं रख रहा है इसलिए क्योंकि उसको ये लगता है कि पैसा मिल जाएगा। वैसा ही ये साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ में जो ये अंधाधुंध पेटेंट फाइल करते हैं, उनको ये लगता है कि पैसा हमारा नहीं लग रहा है, अगर किसी तरह का नुकसान भी हो गया, पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का, लगने दीजिए, लेकिन रेवेन्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा अगर पेटेंट में होता है। तो एक काइंड ऑफ मोरल हजार्ड है साइंटिस्ट के साथ में CSIR टैक्स शाखा में, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अब आगे ये आता है कि फिर इस बात को चेंज कैसे किया जाए। ये कहते हैं कि देखिए नेशनल IPR जो पॉलिसी है वो तो कोई किसी तरह का डिफ्रेंशिएट करता ही नहीं जो प्राइवेट पेटेंटिंग या फिर गवर्नमेंट पेटेंटिंग के बीच में। ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेवेन्यू की जो बात है, तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो एक प्रकार जो पेटेंट मिल चुके हैं गवर्नमेंट को, यानी साइंटिस्ट जो पेटेंट ले चुके हैं उसमें किसी तरह का रेवेन्यू ना दिया जाए साइंटिस्ट को, लेकिन बाद में जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई पेटेंट मिल गया सरकार को
यानी इनके साइंटिस्ट ने कोई पेटेंट मिल लिया, शुरू में उसको ओपन रख दिया जाए। ओपन का मतलब कोई भी नया स्टार्टअप है उस पेटेंट को कॉमर्शलाइज कर सकता है, यानी पेटेंट में जो भी टेक्नोलॉजी है उसको पब्लिक लाइफ के लिए यूज कर सकता है, ताकि कॉमर्शलाइज कर सकता है, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। यानी शुरू में तो सरकार उस पेटेंट को पब्लिक डोमेन में रख दे, लेकिन जब कोई स्टार्टअप पैसे कमाने लग जाए उस पेटेंट से, तो बाद में सरकार उस स्टार्टअप के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कर ले कि हाँ भाई ठीक है, हमने आपको पेटेंट फ्री में दिया और आपने उस पेटेंट का फायदा उठा के अब आपका फायदा हो रहा है, तो अब आप कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमें दीजिए। तो ये बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा मोरल हैजार्ड जो है वो कम हो जाएगा। तो यही बात करते हैं ये वे फॉरवर्ड में। ये कहते हैं कि देखिए इससे दो फायदे होंगे, एक तो एक टेस्टिमोनी है कि जो सरकारी खर्चे से जो पेटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं पब्लिक मनी से, पब्लिक ही उसका फ़ायदा उठा रही है, तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है मैनेजर्स पे। और तीसरी बात यह है कि इसमें पब्लिक फंडेड रिसर्च का सबसे बेहतरीन यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के विकास में जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे उतना ही फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और बस यही है। अच्छा आर्टिकल था, कुछ पॉइंट्स इसके थोड़े लीक से हटके थे। अब अगला आर्टिकल जो है वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। काफ़ी हाईतौबा मची पिछले दिनों आधार कार्ड के यूज़ को लेके। इवन एक स्टार्टअप कंपनी तो ये कह दिया कि ट्रैफिक सिग्नल पे लोगों की शक्लें स्कैन करके हम ये बता सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो साफ साफ यही उनका, वो इस तरह का दावा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास में आधार का डेटा था, वहीं से वो मैप करके इस प्रकार की डिटेल्स दे पाने में सक्षम हो पाते। तो बात यह है कि सरकार अभी काफ़ी सारी नई स्कीम्स ला रही है जिनका यूज़ सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे ही हो सकता है, लेकिन प्राइवेसी की तरफ में और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और यह जो डाटा यूज होना चाहिए वो किसी की लाइफ या लिबर्टी के बेस पे नहीं होना चाहिए, यानी इनकी जो लाइफ लिबर्टी या फिर प्राइवेसी है ये सब चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। वैसे सरकार ने 2016 यानी पिछले साल आधार एक्ट पास किया, स्टैच्यूटरी प्रोविजंस दिया गया आधार कार्ड को, लेकिन सरकार इसके मिसयूज को नहीं रोक पाई। अब आगे क्या आता है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है आधार कार्ड का जो है। ये देखिए, अब बात ये कि जो पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो किसी बंदे की जो आइडेंटिटी है उसके कंसेंट के बिना किसी भी लेवल पे यूज नहीं होना चाहिए। सरकार को सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर करने की आवश्यकता है। अगर वो आधार कार्ड मैंडेटरी बनाना चाहती है तो बस वो किसी बंदे की कंसेंट से यूज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब जाहिर है सरकार के पास में फिलहाल इसी तरह की पावर, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स नहीं हैं। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं। तो काइंड ऑफ अभी क्या है, अभी तो आप सोच के देखिए, बल्कि सरकार हर एक चीज़ को टैग करती जा रही है आधार कार्ड से। तो बिग ब्रदर का रवैया अपना रही है सरकार, एक प्रकार से सर्विलियंस, और जो ये चीज़ें हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। सरकार तो सरकार, इवन प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास में भी न जाने कहाँ से आधार कार्ड का डाटा चोरी होकर आ गया था। एक दो बार ऐसे केस सामने आए, और वो इससे क्या होते हैं, वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो सारी हिस्ट्री है उसको मैप कर लेते हैं। जैसे कंज्यूमर्स आधार कार्ड का डेटा आ गया तो वहाँ से ये चीज़ें चुरा ली कि हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और ताकि उनके पास में बिजनेस आगे बढ़ा सके, उनके पास में इंफॉर्मेशन आ सके। लेकिन ये साफ साफ इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन है। और उसके बाद में बात ये आती है कि देखिए, इवन आजकल तो ये कई लोग तो ये हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, यानी हमारी सरकार क्या सोच रही है, मेडिकल रिकॉर्ड्स को पोर्टेबल करने जा रही है, यानी एक ऐसा क्लाउड बनाया जाए जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स पड़े हों। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इससे कन्वीनियंस आएगी, आसानी क्रिएट होगी, ज़्यादा यूज होगा। लेकिन बाय चांस वो जो क्लाउड आप बनाने जा रहे हो जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, तो अगर मान लीजिए वो किसी और के हाथ लग गए, तो सोच के देखिए कितना नुकसान होगा, कितना गलत फ़ायदा वो उठा सकते हैं इस चीज़ का जो कंपनीज हैं वो। देखिए फ़ायदा आपको यूँ लगता होगा कि कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए पैन कार्ड है मान लीजिए, अब तो पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी यानी किसी बंदे का आधार कार्ड पता लग गया तो उसको ऐसा भी पता लग जाएगा कितना पैसा है। पैन कार्ड में तो हम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो पैन कार्ड का डेटा यूज़ करते हैं ना हम उसमें, तो पैन कार्ड में सारी डिटेल्स होती हैं कि किसके पास में कितना पैसा है, कितनी इनकम्स हैं और कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। तो अब मान लीजिए किसी बंदे का हेल्थ स्टेटस भी पता है कंपनी को, और ये भी पता है कि कौन से रोगों से वो पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, पेशेंट जो हैं। तो अब देखिए मान लीजिए किसी के बाल उड़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो ये बत्रा वाले क्या करते हैं, डॉक्टर बत्रा या फिर दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जो आजकल आपको पता है इस तरह के जो आते रहते हैं, हम आपके बाल उगा देंगे, ये कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो उस बंदे को पता है ये बंदा पैसा लगा सकता है, इसके पास में पैसा है और इसके बाल भी उड़ रहे हैं और ये गंजा हो गया, तो बार बार क्या करेंगे, उस बंदे को मेल भेजते जाएंगे। जो कंपनीज वाले हैं बार बार मेल भेजेंगे, इतनी बार मेल भेजेंगे उसको
कि उसके पास में पैसा है, एक बार तो वो जरूर बोलेगा ठीक है यार पैसा है, ट्राई कर लेता हूं। यानी समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये तो सिर्फ बालों का एग्जाम्पल है। आप इस चीज को दूसरे चीजों पे अपना के देखिए, मान ली HIV या फिर जो गंभीर बीमारियां हैं, शुगर वगैरह है, तो उस पर तो देखिए ये बहुत गलत बात है, ये बंदे की प्राइवेसी का काफी हनन है। और दूसरा मान लीजिए मेडिकल का डेटा पब्लिक में रिलीज हो गया तो फिर कितना गलत होगा। अब ये HIV मान लीजिए किसी को है, भगवान ना करे किसी को भी हो, लेकिन उसका वो आइडेंटिटी थोड़े ना किसी को पता लगनी चाहिए बाहर, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक लेवल के बाद में यूं होता है कि देखिए लोग नफरत करने लग जाते हैं, स्टिग्मा अटैच हो जाता है इन चीज़ों से। तो ये एक मेडिकल जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक में आ गया तो लोगों की प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा कि कौन कौन से डिजीज से प्रभावित है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में यही है कि सरकार को सख्त रूल अख्तियार करने की आवश्यकता है जिससे कि आधार कार्ड जो है वो मिसयूज ना हो सके। तो बस यही है आज के डिस्कशन में, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।